एक 17 साल की लड़की जिसने इंस्टाग्राम पर एक फौजी से दोस्ती की और धीरे धीरे उसका यकीन, उसका भरोसा और उसका पूरा दिल उसी पर टिक गया। लेकिन ये प्रेम कहानी तब अंधेरी हो गई जब फौजी ने अचानक एक दिन किसी और लड़की की तस्वीर डालकर अपनी शादी का ऐलान कर दिया। लड़की को इस पर बहुत गुस्सा आया और वो उस फौजी पर दबाव बनाते हुए जिद पर अड़ी थी कि शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। यही बात उस फौजी के दिमाग में एक ऐसे खौफ में बदल गई जिसने उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया और उसने उस लड़की को हमेशा के लिए चुप करा दिया। यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से करीब 15 किलोमीटर दूर थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव की है और ये बात है 15 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे की, जब खेतों की तरफ कुछ बच्चे टहलते हुए जा रहे थे और उनकी नज़र दो कुत्तों पर पड़ती है। जहां एक कुत्ते के मुंह में इंसान का कान था और दूसरे कुत्ते के मुंह में इंसान के बाल थे, जिनकी लंबाई देखकर साफ लगता था कि शायद किसी महिला या लड़की के बाल हों। अब कान किसका है ये जानने के लिए बच्चे आसपास देखने लगते हैं और पास में ही उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसमें झांक कर वे देखते हैं कि एक हाथ और एक सर नजर आ रहा है। और ये देखते ही बच्चे जोर जोर से चीख कर चिल्लाने लगते हैं। उन बच्चों की चीखें सुनते ही आसपास के लोग वहां पर जुटने लगते हैं और देखते ही देखते करीब हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जहां जहां ये खबर फैलती है वहां वहां आसपास के गांव के लोग भी ये जानने के लिए पहुंच जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंचती है। थरवई थाना प्रभारी संतोष कुमार पांडे और एसीपी चंद्रपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचते हैं और साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि ये लाश किसकी है, किसने कत्ल किया है और क्यों किया है। इन सभी सवालों के जवाब खोजने की पुलिस लगातार कोशिश करने लगती है, जबकि गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते चले जाते हैं। आखिरकार पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद ये पता लगाने की तमाम कोशिशें शुरू की जाती हैं कि ये लाश है किसकी और इस हत्या को अंजाम किसने दिया है। लेकिन घंटे दर घंटे बीतते जाते हैं और पुलिस के सामने शिनाख्त करना बड़ा मुश्किल होता जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि पहले गला दबाया गया और फिर उसके बाद किसी धारदार हथियार से चेहरे, गले और सर पर कई वार किए गए हैं। लेकिन अब ये जानना बाकी था कि आखिर इस कत्ल के पीछे कौन है। इसी बीच पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और करीब 3 टीमों का गठन करती है, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगता है और आसपास के जितने भी थाने थे, फाफा मऊ, थरवई, फूलपुर, सुराव, नवाबगंज, होलागढ़, मऊ आइमा, हर जगह सूचना भेज दी जाती है। पूरे प्रयागराज में ये बात फैला दी जाती है कि 20 से 25 साल की उम्र की एक लड़की की लाश मिली है जो 2 से 3 दिन पुरानी है और जहां कहीं भी ऐसी किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट हो तो परिवार तत्काल संपर्क करें। पुलिस अपनी तरफ से लगातार तलाश कर रही थी लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी। तभी कैंट थाना क्षेत्र से एक परिवार पुलिस से संपर्क करता है और कहता है कि साहब, यह हमारी भतीजी है जिसका नाम साक्षी है और उम्र लगभग 17 साल है। कटरा के पास एक इंटर कॉलेज है, वहां वो 11वीं की छात्रा है, जबकि मूल रूप से उसका परिवार सुराव क्षेत्र के गांव से है। उसके पिता मुंबई में ड्राइवर की नौकरी करते हैं, एक भाई है और कुल 3 बहनें हैं। कुछ साल पहले उसे उसके चाचा के घर लाया गया था क्योंकि चाची अक्सर बीमार रहती थीं और देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत थी, इसलिए वो वहीं रहकर पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन 10 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे वो स्कूल जाने की बात कहकर निकली, मगर स्कूल पहुंची ही नहीं और जब वापस घर नहीं लौटी तो परिवार ने हर जगह तलाश की पर कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और बताया कि साक्षी गायब हो गई है। लेकिन पुलिस ने इस गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लिया, शायद ये सोचकर कि 17 साल की लड़की है, कहीं चली गई होगी और लौट आएगी। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि अब वही साक्षी उसी जगह मृत मिली थी जहां बच्चों ने कुत्तों के मुंह में इंसानी अंग देखकर शोर मचाया था। थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव के एक बगीचे में जहां उसकी लाश दफन मिली थी। वहां से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर दूर देवरिया नाम का एक गांव लगता है जो कानपुर बनारस हाईवे पर पड़ता है और यहीं पर उस लड़की का स्कूल का बैग मिल जाता है। बैग मिलने की सूचना किसी राहगीर ने पुलिस को दी थी और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती हैं, वे बैग को खोलकर देखते हैं तो उसमें उस लड़की का आधार कार्ड मिलता है, एक छोटा सा शीशा मिलता है जिसमें वो अपना चेहरा देखा करती थी और उसके अलावा कुछ मेकअप का सामान भी मिलता है। इसी बैग में एक सिंदूर की डिब्बी रखी हुई थी।
साथ ही कुछ कॉपी और किताबें भी थीं जिन्हें पुलिस अब बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इतने घंटों के बाद भी पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें छुपा क्या है, क्योंकि 36 घंटे से ज्यादा समय गुजर चुका था। जब पुलिस बैग की हर चीज को बारीकी से देखने लगी तो सिंदूर की डब्बी देखकर अंदाजा होने लगा कि जरूर मामला कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मगर सच्चाई क्या है ये तभी पता चल सकता था जब परिवार वाले खुलकर बताएं। परिवार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लड़की के पास मोबाइल तो था, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं था और वो घर के वाईफाई से ही चलाया करती थी। इसलिए पुलिस ने उसका मोबाइल भी खंगालना शुरू किया, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला और पुलिस अब और उलझती जा रही थी कि आखिर आगे बढ़ा कैसे जाए। तभी पुलिस ने बैग में रखी कॉपी और किताबों के एक एक पन्ने को बहुत ध्यान से पलटना शुरू किया और अचानक 14वें पेज पर एक नाम दिखा, दीपक, जो बहुत छोटे और महीन अक्षरों में लिखा हुआ था। पुलिस ने तुरंत परिवार से पूछा कि क्या वो किसी दीपक को जानते हैं। फिर क्लासमेट से पूछा गया कि क्या वो किसी दीपक को पहचानते हैं, लेकिन सबने साफ मना कर दिया। पुलिस ने फिर भी हार नहीं मानी और कॉपी को दोबारा खंगाला तो 16वें पेज पर एक मोबाइल नंबर बेहद छोटे अक्षरों में लिखा हुआ मिला, जिसे देखते ही पुलिस को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया और जब उसको ट्रैक किया गया तो वो बंद तो मिल रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन उसी इलाके में घूमती हुई दिखी जहां लाश मिली थी। और जिस वक्त पुलिस लाश निकाल रही थी उस दौरान भी वो नंबर उसी क्षेत्र में सक्रिय था। पुलिस ने जब नंबर की पूरी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि ये हर्षवर्धन सिंह यादव उर्फ दीपक कुमार नाम के युवक का है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है। पुलिस ने उसकी पृष्ठभूमि खंगाली तो जानकारी मिली कि वो 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी और अप्रैल 2025 में उसे पटियाला ट्रांसफर किया गया था। इसी दौरान वो इंस्टाग्राम पर एक लड़की से संपर्क में आया था और पता चला कि वो लड़की भी प्रयागराज की ही रहने वाली है। दरअसल हर्षवर्धन थरवई थाना क्षेत्र के पास संगू नाम के गांव का रहने वाला था और जब पुलिस ने उसके इर्द गिर्द जाल बिछाया तो वो आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की कि क्या वो इस लड़की को जानता है और आखिरकार वो पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और कह बैठा कि हाँ, कत्ल उसी ने किया है। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि आखिर उसने कत्ल क्यों किया, तब उसने बताया कि जब वो जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था उस समय इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते देखते अचानक एक लड़की का वीडियो उसके सामने आ गया था और उसी से उसने बातचीत की शुरुआत की थी। क्योंकि उसे पता चला कि वो लड़की भी प्रयागराज की ही रहने वाली है, तभी उससे उसने दोस्ती बढ़ाई और धीमे धीमे बातचीत का सिलसिला आगे चलता चला गया। जब उस लड़की ने अपने गांव और अपने रहने सहने के बारे में बताया तो दोनों की दोस्ती पहले से भी ज़्यादा गहरी होने लगी। बातें बढ़ीं, चैटिंग रोज होने लगी और फिर वीडियो कॉल तक शुरू हो गई और जून 2025 में पहली बार ये दोनों आमने सामने मिले, जहां घंटों तक बातें हुई और उसके बाद तो जैसे छुट्टी मिलते ही ये कई बार मिलते रहे। और उसी दौरान लड़की के दिल में उस लड़के यानी फौजी के लिए सचमुच मोहब्बत पनपने लगी, जबकि शायद लड़का उसके लिए उतनी गंभीर भावना नहीं रखता था और बस समय गुजारने जैसा रवैया अपनाए हुए था। इधर लड़की का प्यार सच्चा था। वक्त आगे बढ़ता गया और नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में फौजी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड कर दिया, ये कहते हुए कि ये आपकी भाभी हैं, यानी अपनी होने वाली दुल्हन की तस्वीर डाल दी। और जैसे ही ये फोटो साक्षी की नजर में आई, उसके अंदर गुस्से का तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि उसे लगा जिससे वो बातें कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, प्यार कर रही है, वही लड़का शादी किसी और से कर रहा है। जब उसने उससे पूछा तो उसने साफ कह दिया कि उसकी शादी तय हो चुकी है और 30 नवंबर 2025 को सोरांव क्षेत्र के एक गांव में बारात जाएगी। साक्षी ने तुरंत चेतावनी दी कि अगर उसने ये शादी नहीं तोड़ी तो वो खुद बारात में पहुंचकर हंगामा कर देगी और शादी रुकवा कर ही दम लेगी, क्योंकि उससे तो उसी से शादी करनी है। ये सुनकर लड़का घबरा गया, क्योंकि 8 नवंबर 2025 को वो शादी की तैयारी के लिए छुट्टी लेकर घर भी आ चुका था और वहीं से वो चैटिंग में बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर लड़की एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि शादी तो उसी से करनी पड़ेगी। इसी दबाव में लड़के ने सोचा कि अब कोई कदम उठाना पड़ेगा और उसने कहीं से एक चाकू का इंतजाम किया। 10 नवंबर 2025 को उसने साक्षी को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर मिलने को कहा और जगह बताई बालसन चौराहा। साक्षी उस दिन स्कूल न जाकर सीधे वहीं पहुंच गए जहां लड़का अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहले से खड़ा था और वो उसे बैठाकर आजाद पार्क ले गया, जहां 2 टिकट लेकर दोनों करीब 5 घंटे बैठे रहे।
और इसी दौरान वो लड़की को समझाता रहा कि शादी संभव नहीं है, जातियां अलग है, उम्र में फ़र्क है, घर वाले मानेंगे नहीं। लेकिन लड़की फिर भी उसी जिद पर अड़ी रही। यहाँ से निकलकर दोनों भारद्वाज आश्रम पहुंचे, जहां लगभग 2.5 घंटे तक वही समझाने बुझाने की कोशिश चली, पर लड़की टस से मस नहीं हुई और यहाँ तक कह दिया कि वो सिंदूर भी लाई है और आज तो शादी करनी ही है। तब लड़के ने दिखाया कि जैसे वो मान गया हो और बोला कि चलो तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाता हूँ, गांव चलकर मंदिर में आराम से शादी कर लेंगे। वो मोटरसाइकिल से लड़की को लेकर सोबतिया बाग, फिर शास्त्री पुल, फिर अंधावा, फिर सहसों और वहां से थरवे की तरफ ले गया। और जैसे ही उसका गांव कुसुंगर करीब आने लगा, लगभग 700 मीटर पहले वो अंधेरा होने पर रुक गया। उसने दूर से एक मंदिर दिखाते हुए लड़की को बाग में ले जाकर फिर से समझाने की कोशिश की, पर लड़की जिद पर अड़ी रही और तभी मौका पाकर उसने उसकी चुन्नी से गला दबाना शुरू कर दिया। और जब वो बेहोशी जैसी हालत में पहुंच गई तो उसने अपने साथ लाए चाकू से उसके चेहरे, गर्दन और सर पर लगातार वार करने शुरू कर दिए। और जब उसे यकीन हो गया कि साक्षी मर चुकी है तो उसने उसके कपड़ों से उसके पैर बांधे और वहां से सीधा मंदिर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि फावड़ा कहाँ रखा होता है और वहां उसे कोई देख भी नहीं पाएगा। मौका पाते ही वो वहीं पास से फावड़ा उठाता है, बगीचे में वापस आता है, गड्ढा खोदना शुरू करता है और जब गड्ढा तैयार हो जाता है तो उसी में उस लड़की को दबा देता है, ये सोचकर कि अब ना कोई मोबाइल नंबर से संपर्क होगा और ना इंस्टाग्राम से पुलिस तक पहुंच पाएगी, क्योंकि उसने हर एंगल से सोचा कि उसने सबूत पूरी तरह मिटा दिए हैं। लेकिन असल में वो जितनी चालाकी समझ रहा था उतना था नहीं, क्योंकि 10 तारीख की रात हत्या करने के बाद वो 11, 12, 13 और 14 नवंबर को भी रोज उस जगह पहुंचता रहा, सिर्फ ये देखने के लिए कि लाश वहीं सुरक्षित है या कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। लेकिन 15 तारीख को उसके पहुंचने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, पुलिस खुदाई कर रही थी, लोग कानाफूसी कर रहे थे और वो दूर खड़ा अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देख रहा था, लेकिन डर की वजह से कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसे लगता रहा कि उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, इसलिए शायद पुलिस तक किसी तरह का कोई डिजिटल सुराग नहीं पहुंचेगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिस बैग को वो हाईवे के किनारे फेंक गया था, उसी बैग ने उसकी पूरी चालाकी की पोल खोल दी। उस बैग में कॉपी थी और उस कॉपी के अंदर लिखा था एक नाम और एक मोबाइल नंबर, और बस वहीं से पुलिस सीधे उस कातिल तक पहुंच गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, यानी उसी फौजी दीपक को, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। अब उसके भविष्य में न शादी हो पाएगी, न नौकरी बचेगी और समाज में जो इज्जत थी वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि अगर थोड़ा सा धैर्य रखता, 1 साल इंतजार कर लेता, परिवार वालों को समझा लेता या लड़की के माता पिता से बात कर लेता या जिसके यहाँ वो अपने चचा के साथ रहती थी वहाँ जाकर साफ साफ बात कर लेता, तो शायद आज ये दिन उसे ना देखना पड़ता और इतनी भद्दी छीछा लेदर भी उसकी ना होती, ना फौज की बदनामी होती। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।